हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम। दोस्तों, बहुत दिनों पहले मैंने जावा से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल पे और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है जावा से रिलेटेड, जावा ट्यूटोरियल करके। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और जावा की सीरीज़ का एक नया वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। तो टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो क्या है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है तो क्यों है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ जावा के फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जावा के फीचर्स, आपने बहुत सारे फीचर्स पढ़े होंगे। तो उनमें एक फीचर क्या है, सिंपल, जावा इज ए वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ओके, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जावा का जो फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये फीचर्स जावा का सबसे बड़ा फीचर्स है कि जो आपका C++ है, C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि उप्स के कॉन्सेप्ट को ये भी फॉलो करता है, पर ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और जावा क्या है, जावा आपका है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आखिर है क्या, व्हाट इज meant by प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है। सपोज करो कि मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया, ठीक है। मैंने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, उसको मैंने यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट किया, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने उसे क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन गया है। अब ये जो प्रोग्राम हमारा बन के तैयार हुआ, ये जो भी सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पे बनाया, और ये सॉफ्टवेयर अगर इसको हम डिफरेंट ओएस पे अगर हम इसे रन करते हैं, विंडोज में बनाया था, हम लाइनेक्स पे चला रहे हैं, यूनिक्स पे चला रहे हैं, ठीक है, मैक पे चला रहे हैं, तो क्रिएट किया था विंडो में, और इस सॉफ्टवेयर को या इस एप्लीकेशन को, जो भी प्रोग्राम था, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो यहां पे जावा का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये हो गया WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, राइट वंस रन एनीवेयर। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो गया, एक सिस्टम हमने क्रिएट किया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने बना लिया। बनाने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसे XP में क्रिएट किया है तो सिर्फ XP में रन करेगा, बाकी अदर्स में रन नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया, सपोज करो आपने लाइनेक्स में बनाया, तो लाइनेक्स वाला क्या विंडो में चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो जावा है। जावा मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे आप, तो वो आप इसे यहां से आसानी से रन कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि एक बार बना लो कोई चीज और उसको फिर कभी भी कहीं भी आप आसानी से रन कर सकते हो। दिस इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। यहां पे क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जावा में दिया गया कि जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोवाइड करता है आपको राइट वंस एंड रन एनीवेयर फैसिलिटी। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। अब आपने कहां लिखा था वो मायने नहीं रखता, बस आप उसे एक बार लिख लो, बना लो, फिर आप उसे जहां चाहे आप वहां पे जाके आप उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज तो अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, बाइट कोड। देखो यार, जब हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो आखिर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? क्योंकि जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम जब भी हम उसे रन करते हैं तो पहले वो क्या बनाता है, पहले वो बनाता है बाइट कोड, ठीक है। हम उसे कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और ये जो बाइट कोड होता है, ये क्या होता है, ये एक तरह का मशीन कोड होता है, ठीक है। मशीन कोड होता है, जैसे कि आपने सुना है कि हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हम क्या बनाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर की हेल्प से हम लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, मशीन कोड क्या होते हैं, बेसिकली इसमें आपको 01010101 जो भी आपने कमांड दिया है वो 0101 यानी बाइनरी के फॉर्मेट में टूट जाते हैं। और ये जो बाइट कोड होता है, ये आसानी से सीपीयू इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आसानी से, क्योंकि अब तो सीपीयू समझेगा ना, तो सीपीयू के लिए बाइट कोड ही काफी है, मशीन कोड ही काफी है, सीपीयू आसानी से उस पर काम कर लेगा। तो दैट इज द गुड थिंग। और अगर हम C++ की बात करें तो C++ में ऐसा नहीं होता था। सपोज आपने अगर इसे विंडो में लिखा है ना, तो आप इसे कंपाइल करोगे, जो
मशीन कोड कन्वर्ट होके आएगा वो सिर्फ विंडो पे ही रन करेगा, क्योंकि आपने विंडो पे बनाया है तो विंडो पे ही रन करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बाइट कोड। बाइट कोड जो कि क्या होता है, हार्डवेयर के करीब होता है, सीपीयू इसे आसानी से समझ सकता है और वो उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मायने नहीं रखता, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये बाइट कोड जब आपको मिल जाएगा, इस बाइट कोड को आप ले जाओ किसी भी सिस्टम में रन कराओ, वहां पे ये आपका फर्स्ट क्लास चलेगा, आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बाइट कोड का। अब ये बाइट कोड काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ जावा बाइट कोड। जो जावा का बाइट कोड होता है वह कैसे बनता है, यानी कि प्रॉपर एक जावा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है हम वो देखेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जब आप देखोगे एग्जीक्यूशन का, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तो जावा का एग्जीक्यूशन होता कैसे है और एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रोसेस आपको इसमें बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, मान लो हमने नोटपैड खोला, नोटपैड में हमने जावा का कोड लिख दिया। अब लिखने के बाद हमने उसे सेव कर दिया। तो जावा की जो भी फाइलें आप सेव करते हो तो उसमें एक एक्सटेंशन होता है डॉट जावा नाम से। ठीक है, जावा नाम से आप सेव करते हो। तो ये हमारे पास एक प्लेन फाइल है, टेक्स्ट फाइल, जिसमें हमने जावा के कोड लिखे, उसको मैंने डॉट जावा से सेव कर दिया। तो अब वो क्या हो गया, वो आपका कोड लिखा है, तो सोर्स कोड फाइल है ये। ठीक है, अब ये जो सोर्स कोड फाइल है, इस फाइल को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, यानी कि जब हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक कंपाइलर है जिसका नाम क्या है, जावा सी कंपाइलर। तो जावा सी कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर है। ये क्या करेगा, ये आपके सोर्स कोड को कंपाइल करके एक नया फाइल क्रिएट करेगा डॉट क्लास फाइल, और उसमें वो रख देगा। और यहां पर जब वो आपके जो कोड होंगे वो 010101 के फॉर्मेट में होंगे, और ये जो फाइल होगा, ये फाइल क्या कहलाएगा, क्लास फाइल कहलाएगा। अब हमने कंपाइल करके क्या बना लिया, क्लास फाइल। अब गाइज जब जैसे ही क्लास फाइल बनेगा, उसके बाद आपका जो जावा वर्चुअल मशीन है इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो जावा वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है आपका जावा इंटरप्रेटर। तो दो चीज याद रखिएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो चीजें होती हैं जावा में। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो पहले कंपाइल करेगा और देन इंटरप्रेटर करेगा। ठीक है, इंटरप्रीट करेगा। तो बेसिकली ये दोनों हैं क्या, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यहां पर इन्होंने दो हाई लेवल, दो ट्रांसलेटर यहाँ पे लगा रखे हैं, एक तो जावा सी कंपाइलर और एक आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो जेवीएम क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आएगा तो उसके पास क्या मिलेगा, अब ये जो क्लास फाइल है, अब इंटरप्रेटर इस क्लास फाइल को क्या करेगा, लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा, सही है आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे कंपाइलर आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं इसके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसे क्या बोलते हैं, जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, फिर जैसे ही आपका जो कोड होगा इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद, अब आपका क्या बनेगा, एक बनेगा ऑब्जेक्ट फाइल, डॉट ओबीजी फाइल बनेगा। अब आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ना, दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, आपने किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया है, किसी अदर पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, नो डाउट आप आराम से ये ओबीजी फाइल ले जाओ और वहां पे आप रन कर दो, और इसके बाद आपका आउटपुट आपके कंसोल पे आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द पूरा प्रोसेस है आपके जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, और उसके बीच में क्या क्या स्टेप आते हैं वो। ठीक है, ये मैं एक सिंपल सा स्टेप आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप इस स्टेप को समझ जाते हो तो इवन कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 12th के हो, ठीक है, या फिर आप BCA, BSc IT, BTech, तो वहां पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है डिफरेंट टाइप के JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, इनबिल्ट उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये डिफरेंट JVM देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक है सन माइक्रो सिस्टम JVM, और आपका विंडोज़ के लिए आता है विंडोज़ JVM, IBM के लिए आता है IBM JVM। ओके, तो ये डिफरेंट JVM आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं पहले से ही, तभी वो आपके इस ओबीजे फाइल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब आप इसे रन करोगे, मतलब आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया और आप यहाँ पे लाके इसे रन कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या, हमारे सिस्टम में तो ऑलरेडी ये सारे JVM अवेलेबल होते हैं। जब ये JVM अवेलेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से इस ऑब्जेक्ट फाइल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर ये आपको आउटपुट दिखा सकते हैं। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जावा कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्यों है। तो आप क्या बता सकते हैं, ये पूरा जो अब मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस चार्ट की हेल्प से आप बता सकते हो कि भाई जब हमें ये वाला कोड मिलता है ना, इस कोड को हम सिस्टम में रन करेंगे। अब बात आती है कि हमारा सिस्टम समझेगा कैसे कि हमें ये जो कोड है ये मतलब कि
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, तो उसके लिए हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इस टाइप के JVM इंस्टॉल होते हैं जो कि आसानी से इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो आपको रिजल्ट में दिखा देंगे।